Hello my dear all little gems, hope so all are good. So our today's बहुत इम्पोर्टेंट लेसन आपके लिए लाए हैं। आपको बोला था जो ज़रूर लाएंगे भाई। वो टॉपिक है आज का एमबीआई का। क्या टॉपिक है? हॉर्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देखो भाई जल्दी से थोड़ा बहुत एक बार याद कर लो, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का प्रोसेस चल रही थी ना इस चैप्टर के ऊपर से, तो पहले आप याद करो ग्रिफिथ साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने क्या बताया था 1928 पर। उन्होंने बता दिया कि ये एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के कारण ये कुछ चीज़ एक प्रजन्म से और एक प्रजन्म पे ट्रांसफर हो रही ही थे, और तो और एक नॉन विरुलेंट कैरेक्टर्स के ऊपर ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, तो ये हमको सटीक से पता नहीं चला ये डीएनए था और तो और प्रोटीन था। तो ग्रिफिथ ने शायद इसको समझा ये कुछ प्रोटीन के कारण ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ना, तो ये ग्रिफिथ ने शायद सोचा ये प्रोटीन के कारण हो रही है। कौन सी कारण हो रही है बेटा? प्रोटीन के कारण हो रही है। इसके बाद आया एवरी, मैक्लियड एंड एमसी-कर्टी 1944 पर। इन्होंने बता दिया थ्रू एंजाइम से। ये कौन सी एक्सपेरिमेंट से बताया? एंजाइम से, एंजाइम डिपेंडेबल से बता दिया कि ये कोई प्रोटीन नहीं है, ये डीएनए है। बट इसका और भी ज़्यादा प्रूवनेस इस कैरेक्टर से और आज का क्लास से पता चलेगा। वो क्या है? वो है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, एंड इसको कहते हैं यूनिवोकल एक्सपेरिमेंट। ये टर्मिनोलॉजी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो इस ईयर का जो नीट का पेपर है ना बेटा, देखो आराम से, इस ईयर का नीट का पेपर है, नीट 2023 का, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। यूनिवोकल एक्सपेरिमेंट कौन सी साइंटिस्ट ने किया था? तो आंसर इजीली होगा बेटा। देखो इधर कौन सी साइंटिस्ट ने किया था? अल्फ्रेड हार्से एंड मैथ्यू चेज 1952 पर। तो ये एक्सपेरिमेंट चल रही थी कौन सी ईयर से? पहले ग्रिफिथ ने किया 1928 पर, उसके बाद एवरी, मैक्लियड और एमसी-कार्टी ने किया 1944 पर, उसके बाद आया 1952 पर। किसने किया बताओ? अल्फ्रेड हार्से एंड मैथ्यू चेज ने किया। तो इसको हम कह सकते हैं हार्से चेज एक्सपेरिमेंट। इसका और भी दोनों नाम है, ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये नाम से क्वेश्चन ऑलरेडी नीट पे आ चुके। तो आप समझ सकते हो कितना कंटेंट इंपॉर्टेंट है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका बोर्ड के लिए। शायद कोई भी आप एग्जाम दे रही हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो सकती है, नीट हो सकती है, नर्सिंग हो सकती है, या फिर बोर्ड के लिए तैयार हो रही हो, तो ये बहुत सारी जो लोग बोर्ड के लिए तैयार हो रही हो वो इस क्वेश्चंस के 3 या 5 मार्क्स के रेडी करके जाइए, क्योंकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट आज आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रही है। तो एंड तक जरूर टिके रहिए और देखते जाइए। चलो, ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ क्यों ये हार्से चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इसका प्रूवनेस बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव बैलेंस के ऊपर से एक्सपेरिमेंट किया था। देखो ग्रिफिथ ने क्या किया, एक बार याद कर लो। ग्रिफिथ ने सिंपल क्या किया था? 2 स्टेन लिया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी का, साथ में रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उससे क्या पता चला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आ गई। ये प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने शायद सोचा ये प्रोटीन के कारण हो रही है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट की आगे दोहराई कौन सी साइंटिस्ट ने? एवरी, मैक्लियड एंड एमसी-कार्टी 1944 पे। किसका थ्रू? एंजाइम का थ्रू ये से प्रूव कर दिया ये कोई क्या नहीं है बाबू, ये कोई एंजाइम, ये कोई प्रोटीन नहीं है, ये डीएनए है। बट ये एक्सपेरिमेंट और भी ज़्यादा प्रूवनेस है या फिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिवोकल एक्सपेरिमेंट इसको कहती है, और तो और इससे प्रूव्ड होता है रेडियो एक्टिविटी से डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और इसको हम कह सकते भी है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। इसका अलग से नाम भी है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, या तो फिर बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट भी हम इसको कह सकती है। तो 3 नाम से आप जान सकती हो। ये पहले
यूनिवोकल एक्सपेरिमेंट, ये हर्शेचेस ने ही किया था और हर्शेचेस एक्सपेरिमेंट को ही कह सकती हो। और दूसरा क्या है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तीसरा क्या है, बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट। बताओ बाबू, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, 1 मिनट आते हैं, लिंक का थोड़ा इशू है। चलो ठीक है, क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बताओ बेटा। ठीक है, चलो ये था इंट्रोडक्शन, समझ आई। 1928 से लेकर 1952 तक, कहाँ, इधर देखो, 1952 तक ये एक्सपेरिमेंट चली। सिंपल, ये 1928 ने ग्रिफिन ने किया, उसका दूसरा बार दोहराई उस एक्सपेरिमेंट को 1944 पर, और प्रूव्ड हो गया ये डीएनए था। बट ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव के थ्रू करके गया। ठीक है, कौन सी साइंटिस्ट ने, हार्शे एंड चेज ने 1952 पर। देखो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये लोगों ने क्या किया है और ये साइंटिस्ट ने क्या किया, दे रेज्ड, आराम से देखो बाबू और क्लियर करो जल्दी से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर से बता रहा हूँ। ये दे रेज T2 बैक्टीरियोफाज, मतलब एक बैक्टीरियोफाज ले लिया वो T2। ठीक है, तो समझो बैक्टीरियोफाज क्या होता है। आप लोग 11 पे जो वायरस चैप्टर है उसके ऊपर आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो या फिर पढ़ के आई हो, क्योंकि वो एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट फैलाती है, उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्लियर, कैसी दिखती है, एक एग्जाम्पल है, इधर देखो, एक एग्जाम्पल है T2, इधर देखो बाबू, एक एग्जाम्पल है T2 फाज। ओके बेटा, देखो इधर लिख के रखे हैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ T2 फाज, ये समझो तभी ये क्लियर होगा। क्यों समझना है, आराम से देखो बाबा। T2 फाज ऐसी दिखती है एवं ये इसका अंदर का जो पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं Na का मतलब न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पे क्या है, DNA है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो ये अंदर है और बाहर एक प्रोटीन का कोट लगा रहा है, इसको हम कैप्सिड भी बुला सकते हैं। ये कैप्सोमियर से बनता है, आप लोगों ने पहले वायरस को स्ट्रक्चर के ऊपर क्लास 11 तक पढ़ चुके हो। बताओ ये क्लियर है कि नहीं। जब T2 फाज क्लियर होगा ना आपका, तभी ये कंटेंट क्लियर हो पाएगा, नहीं तो बेटा डाउट रहते जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक से बहुत सारे बार डाउट आया है और हमने उसको क्लियर किया, तो आराम से आपके लिए ये क्लास हम बना रहे हैं। देखो कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह की क्वायरीज हो, जल्दी से बताओ, हम क्लियर करेंगे। अभी तक नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है T2 फाज क्लियर हो गई, तो ले लो भाई, जे देयर इज T2 बैक्टीरियोफाज ओवर टू डिफरेंट बैक्टीरियाज कॉलोनीज। दोनों बैक्टीरियाज कॉलोनीज के लेके दोनों T2 फाज रेडियो एक्टिविटी ले लिया। पहले ले लिया P32, ये एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, और S35 ये एक रेडियो एक्टिव सल्फर है। आपको पता है जो P32 क्या होता है, वो आपको आपने शायद पहले पढ़ चुके हो कार्बन डेटिंग पर यूजेस, ठीक है ना, इस तरह के कुछ है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ये P32 और S35 ये रेडियो एक्टिव सल्फर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्या है ये टू डिफरेंट क्या है बेटा, बैक्टीरियल कॉलोनीज के ऊपर इसको हम चार्ज करेंगे। क्लियर है, चलो आ जाओ। तब आपको क्या दिखना है, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया कॉलोनीज, कौन सी बैक्टीरिया के कॉलोनी के ऊपर हम इसको डालेंगे, वो है इस्चेरिचिया कोलाई, इधर ई कोलाई शर्ट पे बोलो तो। क्लियर है बाबू, देखो यहाँ तक क्लियर है। पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया क्या है, दूसरा आपको पहले इंट्रोडक्शन के बाद कौन सी चीज जरूरत है, कंपोनेंट्स क्या है ये बता दिया। T2 फाज है, ई कोलाई है, और दो क्या है बेटा बताओ, दो रेडियो एक्टिव हमने क्या ले लिया बताओ, डिफरेंट बैक्टीरिया कॉलोनीज, एक P32 और दूसरा S35 जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर है। ठीक है ना बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद कंपोनेंट हुआ, आ जाओ एक्सपेरिमेंट पर, कंक्लूजन पे बाद पे आते। यहाँ पर नहीं दिखो पहले, यहाँ पर पहले नहीं दिखो मेरी जान, यहाँ पर दिखो मत, बाद में दिखना। यहाँ पर देखो पहले एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। क्या है एक्सपेरिमेंट, अब दोनों T2 फाज ले लिया भाई। एक तो हमने क्या किया, जल्दी से ध्यान दो, एक तो मैंने क्या किया, S35 को प्रोटीन से चार्ज किया और P32 को DNA से चार्ज किया। तो इकोलाई के अंदर हम इसको डाल देते हैं, दोनों नॉन आइडेंटिफाइड होगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकिंग करना है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस या तो एक्सपेरिमेंट लैब पर होगी, और लैब पे आप जब दिखोगी पहले बेंडिंग होगा और दूसरा होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकिंग के साथ साथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? बताओ सेंट्रीफ्यूगेशन हम यहां पर क्यों करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन हम यहां पर क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रोटीन को अलग करते हैं, सेग्रीगेट कर देगा। प्रोटीन एक तरफ रहेगी और डीएनए एक तरफ रहेगी, ठीक है ना। तो जब हमने ये दोनों को क्या कर दिया बेटा, ये दोनों को सिंपल से समझो, दोनों को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। जब प्रोटीन के लिए S35 डाला और P32 को डीएनए से डाला, तो जब आप एंड पर दिखोगी ना, तब क्या होगा, इसका जो S35 जब जिसका रेडियो एक्टिव मिलेगा, बट कौन सी किसका ऊपर मिलेगा बाबू, ये मिलेगा आपका प्रोटीन कोट के ऊपर, ये मिलेगा आपको प्रोटीन कोट के ऊपर। ये इसका जो रेडियो एक्टिव कैरेक्टर से ये ओनली प्रोटीन कोट के ऊपर मिलेगी। और तो और दिखो पिलेट के अंदर, या तो फिर आपको पिलेट के अंदर क्या दिखेगी, रेडियो एक्टिव दिखेगी, वो दिखेगी P32 डीएनए का। जब ये क्या करेगी, आप कोई ऑफस्प्रिंग पे डाल दो या से अलग से कॉलोनी ले लो, जो ऑफस्प्रिंग होगा उस पर ये S35 का कोई रेडियो एक्टिव कैरेक्टर्स नहीं दिख सकती हो, ये नो रेडियो एक्टिव कैरेक्टर्स आपको दिखाएगी और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन कोई भी प्रजन्मों से एक प्रजन्म से और एक प्रजन्म पे ट्रांसफर नहीं होता है। क्या ट्रांसफर होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है। और डीएनए किसके साथ जाती है, आप डीएनए को कैरेक्टर्स पे देखो, जो बैकबोन है ना, बैकबोन के साथ साथ फास्फोरस रहती है। स्ट्रक्चर को याद करो, वाटसन क्रिक का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, तो क्या इसके कारण ये P32 जो डीएनए है, इस पर जब नया ऑफस्प्रिंग आ रही है, इसके ऊपर ये रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट दिखा रही है। क्यों? और ये क्यों नहीं दिखा रही है, क्योंकि ये प्रोटीन है। जब प्रोटीन को तोड़ देती है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, प्रोटीन सेग्रीगेशन हो जाती है, तब इसका जो अंदर का मटेरियल है, इस पर कोई डीएनए पर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं रहता, इसके कारण ये ट्रांसफर नहीं होता। यहां से एकदम ट्रूली प्रूव्ड होता है, क्या प्रूव्ड होता है, ये डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो एक प्रजन्म से और एक प्रजन्म तक, या तो फिर विरुलेंट से नॉन विरुलेंट के अंदर ट्रांसफर हो रही है। ये ग्रिफिथ का जो पहला एक्सपेरिमेंट था 1928 का, इसका पूरा का पूरा प्रूफ आ जाते हैं। और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट का जो एंडिंग कंक्लूजन था, ये प्रोटीन है, ये गलत हो जाता है। और यह तो हम इजीली समझ सकती है, ये जो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर दिखे, नजरें ध्यान से दीजिए, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शे चेज टू प्रूव, आराम से देखो, टू प्रूव दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेजेस, किसके ऊपर से प्रूव किया, बैक्टीरियोफेजेस के। और तो और ये रेडियो एक्टिवेट भी था, ठीक है। तो ये पर आप आराम से कंक्लूजन लिख सकती हो। जो लोग बोर्ड के लिए तैयार हो, ये कंक्लूजन ध्यान दीजिए आराम से और नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, हम आपके लिए थोड़ा दोहरा देते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट यूजिंग S35 रेडियो एक्टिविटी रिमेन लिमिटेड, यहाँ पर देखो बेटा, लिमिटेड टू सुपरनेटेंट हैविंग फेज ऑफ घोस्ट। ये क्या करता है, प्रोटीन के ऊपर ही रहेगी, डीएनए के ऊपर नहीं जाएगी। यूजिंग P32 रेडियो एक्टिविटी was absent in the supernatant, मतलब ये सुपरनेटेंट के अंदर, ये जो सुपरनेटेंट है इसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको पिलेट के अंदर मिलेगा, और ये ऊपर का जब प्रोटीन कोट है इसके ऊपर मिलेगा। जो लोग कंक्लूजन लिखोगी बोर्ड के लिए, ये जरूर नोट कर लेना। और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कुड एंटर, यहाँ पर देखो बाबू, could enter the bacteria and helped in the phase of multiplication। ये जो डीएनए है ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगी, बहुत ज़्यादा फैलाएगी, एक से दूसरा बढ़ते ही जाएगी। बैक्टीरिया का कॉलोनीज है, यह आप लोगों को पता है। एंड द प्रोटीन पार्ट डिड नॉट हैव एनी सच ऑफ फंक्शन। प्रोटीन का इस तरह का कोई कैरेक्टर्स नहीं होता है जो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बढ़ जाती है। इसका क्या कैरेक्टर्स है, या किसका कैरेक्टर्स है, बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया का अंदर एक अलग से डीएनए होता है, इसके कारण ये थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है।
तो ये था आज का टॉपिक। शायद आपको बेसिक से समझ आया ही, और हम बेसिक से समझने के लिए ही ये क्लास आपके लिए बनाया है। तो अच्छी लगी, और इस तरफ का और भी क्लास आप लोग चाहती हो तो ज़रूर लाइक करके जाइए, अपना अटेंडेंस दे के जाइए, और जो लोग बाद में दिख रहे हो ज़रूर एक बार क्या करना, शेयर कर देना चाहिए। आपका जो भी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी पे शेयर कर दो, इस तरह का और भी क्लास आप लोग चाहती है तो। और नया देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दो बेटा। अप टू टाटा, थैंक्स एंड बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।